नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कर्क लगन कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल, मई और जून का राशिफल। दोस्तों, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं। आपके दूसरे भाव यानी सिंह राशि में केतु हैं। आपके 8वें भाव यानी अम, ये 11 नंबर राशि में राहु, बुध और मंगल हैं। और इसके बाद मीन में सूर्य और शनि है 9th हाउस में, और आपके 10th हाउस में मेष राशि में शुक्र देव हैं, और 12वें घर में बृहस्पति देव हैं मिथुन राशि में। दोस्तों, ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होता है वो क्या रिजल्ट देता है, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव आपके लिए सेकंड हाउस यानी धन, परिवार, कुटुंब, वाणी, इसको लेकर चल रहे हैं आपके 9th हाउस में। सामान्यतः सूर्य 9th हाउस में होते हैं तो इंसान को भाग्य का साथ मिलता है, ट्रैवल्स भी होती हैं, कोई धार्मिक कार्य काम भी होते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि 14 अप्रैल को सूर्य देव आ जाएंगे 10th हाउस में और उच्च के हो जाएंगे। यानी आपको नौकरी में आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नौकरी लगना, नौकरी में आपका प्रदर्शन बेटर होना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी 14 अप्रैल के बाद। क्योंकि ये धन भाव के भी स्वामी हैं तो नौकरी से पैसा भी आएगा। यानी हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए या आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, प्रमोशन हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। और सूर्य वैसे भी यहाँ पे दिग्बली होते हैं, नौकरी के कारक भी हैं। इसके बाद 14 मई को ये चले जाएंगे वृषभ में। तो इस पीरियड में आपको कोई नौकरी में अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, कोई इच्छा पूरी होना, कोई कहीं से अच्छा धन प्राप्त होना, या कोई विशेष आपकी इच्छा पूरी होना, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी। आपके बड़े भाई बहन से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, मित्र मंडली से भी हो सकता है आप उनके साथ मिलकर कोई काम कर रहे हों तो उसमें भी चीज़ें बेटर होंगी। इसके बाद 15 जून को ये चले जाएंगे मिथुन में। इस पीरियड में आपका थोड़ा धन खर्च ज़्यादा होगा क्योंकि धन भाव का स्वामी खर्च वाले घर में गया हुआ है। लेकिन फिर भी कभी कभार धन खर्च करना भी अच्छी बात है, क्योंकि धन अगर आप इकट्ठा करके रखते हैं तो फिर बंदा इंजॉय क्या करता है लाइफ में। और हो सकता है परोपकार करने में, किसी की मदद करने में, कोई सरकारी टैक्स पे करने में भी आपका कोई धन खर्च हो। दोस्तों, सूर्य देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मंगल देव की। अब मंगल देव जो हैं ये आपके लिए स्वामी बन जाते हैं 5th हाउस के और साथ ही साथ 10th हाउस के, यानी 5वां घर और 10वां घर, इसके स्वामी बनते हैं मंगल। और मंगल आपके अभी चलायमान है आपके 8वें घर में। तो यहाँ पे इनका गोचर इतना अच्छा नहीं था। हो सकता है आपको कोई चोट चपेट लगे, कोई आपने ऑपरेशन कराया हो या कुछ ऐसी दिक्कत हुई हो। लेकिन 2 अप्रैल को ये चले जाएंगे 9th हाउस में। त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में आ गया, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा पीरियड है 2 अप्रैल के बाद। अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो उसमें भी चीज़ें आपकी बेटर होंगी। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी पढ़ाई का मिलन आपके भाग्य के साथ हो रहा है। आपकी ट्रैवल्स वगैरह भी होंगी इस पीरियड में, संतान पक्ष की भी उन्नति होगी। 11 मई को मंगलदेव चले जाएंगे अपनी ही राशि यानी मेष में, और बनाएंगे पंच महापुरुष नाम का राजयोग जिसे कहते हैं रोचक। तो ये आपका साहस पराक्रम बहुत बढ़ेगा, नौकरी में आपका प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हो सकता है आपको कोई कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो जो आप इस पीरियड में कंक्लूड करेंगे, जिसकी वजह से आपकी काफ़ी वाहवाही होगी। इस पीरियड में अगर आप कोई भूमि संबंधित काम करना चाहते थे, कंस्ट्रक्शन का काम या कोई प्रॉपर्टी बुक करने का काम, तो उस पीरियड में भी उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड रहेगा, नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। ओवरऑल आपके प्रमोशन के चांसेस सूर्य और मंगल दोनों की वजह से दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 20 जून को ये चले जाएंगे वृषभ राशि में, और यहाँ बैठ के ये अपने ही घर को देखेंगे। कोई भी प्लेनेट अपने घर को देखता है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। तो इस पीरियड में अगेन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पैसे के मामले में अच्छा है, कोई भूमि संबंधित काम करने के लिए अच्छा है, पढ़ाई वाले यानी स्टूडेंट सबके लिए ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मंगल का गोचर थ्रू आउट आपके लिए अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब बुध देव की। बुध देव आपके 12th हाउस के मालिक हैं और 3rd हाउस के मालिक हैं। यानी इस कुंडली में ये योग कारक नहीं होते, लेकिन बुध का रिजल्ट अलग तरीके से मिलता है। ये जहाँ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस टाइप का रिजल्ट देते हैं। अब बुध देव आपके चल रहे हैं 8वें घर में। वैसे तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि विपरीत परिस्थितियों में चीज़ें बेटर होंगी, यानी पहले चीज़ें बुरी होंगी फिर अच्छी होंगी। अब बुध देव यहाँ पे
राहु के साथ हैं तो जड़त्व नाम का भी योग बना रहे हैं। लेकिन 10 अप्रैल को ये चले जाएंगे 9th हाउस में। वैसे 12 नंबर राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन इनका नीच भंग राजयोग बन रहा है वो इसलिए क्योंकि ये हैं बृहस्पति की राशि में और बृहस्पति हैं बुध की राशि में। तो इस पीरियड में आपके विदेश संबंधित, अगर आप विदेश में रहते थे तो वहाँ पे कुछ काम आपके अटके हुए थे, तो यहाँ पे वो काम को गति मिल सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं तो उनके लिए पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर राइटर हैं, पब्लिशर हैं, कंटेंट राइटर हैं या क्रिएटिव राइटिंग करते हैं किसी भी टाइप से, तो उसके लिए पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद ये आ जाएंगे 29 अप्रैल को मेष राशि में, क्योंकि ये 12वें घर के मालिक हैं और 10th हाउस में आए हैं, तो इसमें कुछ जॉब में चेंजेस हो सकती हैं, या जॉब में हो सकता है आपको प्रमोशन और दूसरी कंट्री में जाना, दूसरी स्टेट में जाना, प्लेस चेंज होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। और इसके बाद ये 14 मई को जाएंगे वृषभ राशि में, तो विदेश में आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अगर 11th हाउस का मालिक 12th हाउस में हो या 12th हाउस का मालिक 11th हाउस में हो तो विदेश का कनेक्शन बनता है, यानी विदेश से लाभ होना या विदेश की चीज़ों पे आप पैसे खर्च करना या घूमने फिरने जाना, ऐसी स्थिति बन सकती है। अब 29 मई को ये चले जाएंगे मिथुन राशि, अपनी ही राशि में। अगर आप विदेश में रह रहे थे, पक्के नहीं हो पा रहे थे, पीआर नहीं मिल पा रहा था या वीज़ा का कोई काम अटका हुआ था, तो ये काम आपका बन सकता है। जो खर्चे आपके अनर्गल हो रहे थे उसमें भी कुछ कंट्रोल आएगा। इसके बाद 22 तारीख को ये कर्क में आ जाएंगे, 22 जून को। इस पीरियड में आपका थोड़ा साहस पराक्रम तो बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ पैसा खर्च हो सकता है। और फिर 29 जून को ये रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब इसका रिजल्ट तो अगले 3 महीने में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि महीना या ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ये है कि इस पीरियड में आप पीछे चल के कुछ पहले का कोई कनेक्शन, जैसे आपने पहले कोई फाइल लगाई थी पीआर की, पहले कुछ किया था, किसी कोई पूजा पाठ की थी, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा जब ये वक्री होंगे। दोस्तों, अब बुध देव के बाद आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बृहस्पति देव की। देखिए, बृहस्पति देव इस कुंडली में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो कर्क लगन, कर्क राशि वालों को मंगल का, बृहस्पति का, सूर्य का, इनका साथ मिलता है तो कुंडली काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा बहुत तरीके से पीड़ित होते हैं। लेकिन इस पीरियड में बृहस्पति के साथ क्या हो रहा है कि ये आपके 12वें घर में चल रहे थे, यानी आपका 9th हाउस का मालिक 12th हाउस में था, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब अचानक क्या होगा, 1 जून को ये आ जाएंगे आपके पहले घर में और उच्च के हो जाएंगे। यहाँ बैठे ये अपने ही घर को देखेंगे, यानी 9th हाउस को, 7th हाउस को देखेंगे और आपके 5th हाउस को देखेंगे। 1 जून के बाद बृहस्पति का जो गोचर होगा वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होगा, राजयोग कारक होगा। हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। और इस पीरियड में आपकी अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उस चीज़ें बेटर होंगी। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, वो होगा। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। आपका नेम एंड फेम, आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप ट्रैवल्स करेंगे, जो भी आप यात्रा करेंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बृहस्पति देव का ये गोचर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इससे पहले अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो 1 जून से पहले बात आगे हो सकता है बढ़े, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे नहीं जाएगी। लेकिन 1 जून के बाद शादी के योग या प्रेम, किसी प्रेमी का लाइफ में आ जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। दोस्तों, बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके लाभ स्थान के मालिक हैं और साथ ही साथ आपके 4th हाउस के मालिक हैं। चलायमान है 10th हाउस में। लाभ स्थान का मालिक 10th हाउस में है तो नौकरी में कुछ लाभ का योग बन जाता है। यहाँ बैठे शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कोई वाहन खरीदना या वाहन पे कुछ कुछ रेनोवेशन कराना, घर का रेनोवेशन कराना, या हो सकता है कोई अपार्टमेंट आपने बुक कराया उसमें पेंट करवाना, तो कुछ ऐसी आप साज सज्जा की चीज़ें करते हुए दिखाई देंगे। 19/4 यानी 19 अप्रैल के बाद शुक्रदेव आ जाएंगे 11th हाउस में, अपने ही घर में। तो ये घर इच्छा पूर्ति का है, ये घर आपके बड़े भाई बहन का है, कोई लाभ स्थान है। तो कोई आपकी विशेष इच्छा 19 अप्रैल के बाद पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र 5th हाउस को भी देखेंगे और मंगल भी उच्च के होंगे उस पीरियड में, यानी आप कह सकते हैं 14 मई के बाद। तो इस पीरियड में कई लोग जो लॉटरी वगैरह स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति बन जाती है। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में भी वैसे योग है या नहीं है। लेकिन शुक्रदेव का 11th हाउस में जाना, 5th हाउस को देखना और 5th हाउस के मालिक का स्ट्रांग हो जाना, ये ऐसे आपके योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं।
फिर 14 मई को ये चले जाएंगे मिथुन में। नॉर्मली शुक्रदेव 12th हाउस में हो तो इंसान खर्चे करता है, एंजॉय करता है, ट्रैवल, टूरिज़्म, खाने पीने पे, कपड़ों पे, नया फ़ोन ले लिया, लैपटॉप ले लिया। तो ऐसे आप कुछ खर्चे करते हुए दिखाई देंगे 14 मई के बाद। और फिर 8 जून को ये चले जाएंगे कर्क राशि में। तो यहाँ पर भी एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में आके बैठा हुआ है, तो नौकरी के लिए चीज़ें बेटर होंगी। कोई आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भी प्रयास आपके सफल होंगे। कोई व्हीकल वगैरह बुक कराने का योग फिर से बन रहा है। मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत थी तो वो भी ठीक होगी। देखिए 8 जून के बाद क्या हो रहा है, शुक्र भी पहले घर में और बृहस्पति 1 जून के बाद पहले घर में, दोनों शुभ ग्रह 7th हाउस को देख रहे हैं। तो मैरिड लाइफ में चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हुई जून में दिखाई दे रही हैं। दोस्तों अब हमने इन सब ग्रहों की बात की, अब बात करते हैं राहु केतु और शनिदेव की। देखिए शनिदेव जो हैं ये आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि ये आपके 7वें घर के और 8वें घर के मालिक बन जाते हैं और जाके बैठे हैं 9th हाउस में। अब 9th हाउस से जब भी गुरु का गोचर हो या शनि का गोचर हो तो सडनली भाग्य का कोई साथ मिलना शुरू हो जाता है। शनिदेव क्योंकि आपके 8वें घर के भी मालिक हैं और 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो पिता की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान बना के रखिएगा। लेकिन फिर भी आपके ऊपर ढैया नहीं है, आपके ऊपर अभी साढ़े सती नहीं है, तो शनि कंपैरेटिवली आपके लिए बेटर हैं। अब यहाँ बैठे शनि आपके 11th हाउस को देखेंगे, तो कोई भी शॉर्ट टर्म गेन आप प्लान मत करिएगा। शनि जब भी देखते हैं तो चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं, आपको उसके प्रति हार्ड वर्किंग बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है। लेकिन शत्रुओं पे आपको विजय दिलाएंगे और आपकी यात्राएं वगैरह भी करवाएंगे। तो शनिदेव का गोचर आपके लिए सामान्यतः आप कह सकते हैं कि सम है, ना बहुत बुरा ना बहुत अच्छा। बात करते हैं राहु केतु की। देखिए राहु बांधने का काम करते हैं और केतु मुक्त करने का काम करते हैं। केतु सेकंड हाउस में हो तो इंसान को पैसे के प्रति प्रेम थोड़ा कम हो जाता है, परिवार से भी थोड़ा डिटैचमेंट फील होती है। तो केतु सेकंड हाउस में आते हैं, थोड़ा इस टाइप का रिजल्ट देते हैं। ये भी सम राशि में है, सूर्य की राशि में है, तो कंपैरेटिवली ठीक है, मतलब आप इसको भी सम ही मान सकते हैं। लेकिन राहु 8वें घर में बैठे हैं तो ये 8वें घर में बैठते हैं तो लाइफ में नाना प्रकार की अड़चने, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो राहु केतु के थोड़े बहुत आप उपाय करते रहें, जैसे डॉग्स को फीड करना, मछलियों को कुछ आप खिला सकते हो। तो ऐसा कुछ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय रेगुलरली करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 108 बार करें या 11 बार करें। और इसके अलावा हनुमान चालीसा आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बृहस्पति देव के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं। और शनि के थोड़े बहुत उपाय, सैटरडे को किसी गरीब को कुछ डोनेट कर दिया, ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों ये रहा कर्क लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल में और जून का राशिफल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स के थ्रू ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।